मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 8 साइंस में 10th क्लास। हेडिंग है आपका मानव में लैंगिक जनन। मानव में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है, इसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में आपको भेजा था कि पेड़ पौधों के अंदर जो पुष्पी फ्लावर प्लांट्स हैं, जिन पौधों पर पुष्प आते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है। अब है मानव में लैंगिक जनन। बच्चों, ये लेसन नंबर 8 है साइंस में 10th क्लास। जब तक हम विभिन्न स्पीशीज़ में जनन की विभिन्न प्रणालियों की चर्चा करते रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो स्पीशीज़ हैं उसमें विभिन्न प्रकार की प्रणाली रिप्रोडक्शन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा की है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा की है। अब है मानव में लैंगिक जनन होता है, यह प्रक्रम किस प्रकार कार्य करता है। आइए हम जो हैं इससे संबंधित सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, उसको प्रारंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आयु के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आते जाते रहते हैं। जब बच्चा 8 से 10 साल का होता है तो वो उसकी बाल्यावस्था होती है। 14 साल आते आते उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। आप इसमें देख रहे हैं कक्षा 1 से 10 तक पहुँचते पहुँचते लंबाई और भार बढ़ जाता है। हमारे दांत जो गिर जाते हैं, अर्थात जो दूध के दांत होते हैं, वो दूध के दांत जो निकल कहलाए जाते हैं, तो वो तो समाप्त हो जाते हैं और नए दांत निकल आते हैं। इन सभी परिवर्तनों एक सामान्य वृद्धि में समूहबद्ध कर सकते हैं, जिसमें शारीरिक वृद्धि होती है। कुछ शारीरिक वृद्धि होती है। जब बच्चा छोटा सा एडमिशन लेता है, वो 1st क्लास में होता है और 10th क्लास में आते आते उसके शरीर की बनावट बदल जाती है। बच्चों, उसके जो दूध के दांत हैं वो समाप्त होकर के परमानेंट टीथ या स्थायी दांत उसके अंदर आ जाते हैं और शरीर में भी थोड़ा सा जो है परिवर्तन होता रहता है, अर्थात शारीरिक वृद्धि चलती रहती है। यह अवस्था उसकी किशोर अवस्था होती है। बाल्य अवस्था में बच्चा किशोर अवस्था में प्रवेश कर जाता है। कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता। शारीरिक सौष्ठव ही बदल जाता है, शारीरिक अनुपात बदलता है, नए लक्षण आते हैं, संवेदनाओं में भी परिवर्तन आते हैं, बच्चों की सोच बदल जाती है। जो छोटे बच्चे हैं तो छोटे होते हैं, किंतु जो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसमें कुछ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। ये आप देखते भी हैं अपने सभी के परिवारों में। एक छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होगा, 1st क्लास से 2nd, 3rd, 4th में पहुँचते पहुँचते उसकी एज बढ़ती जाएगी और 10th क्लास तक पहुँचते पहुँचते बच्चों वो कुछ जो है किशोर अवस्था में आ जाता है। शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन उसके दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन तो लड़के एवं लड़कियों में एक समान होते हैं, जैसे लंबाई का बढ़ना है, वजन का बढ़ना है, तो ये तो लक्षण समान होते हैं। हम देखते हैं शरीर के कुछ नए भाग, जैसे कि कांक एवं जांघों के मध्य जो जननांग क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हमें उसमें दिखाई देता है। पैरों और हाथों और चेहरों पर भी महीन रोम आ जाते हैं। त्वचा अक्सर तेलीय हो जाती है, कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं। ये उसी उम्र में होते हैं जब बच्चे की उम्र 14 और 15 साल की लगभग होती है। हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं, ठीक है, और थोड़ी संवेदनाएं भी आ जाती हैं, भावनात्मक भी हो जाते हैं। बच्चों के सोचने और समझने की शक्ति भी उसमें बढ़ जाती है। नेक्स्ट पेज पर चलिए। दूसरे कुछ ऐसे भी परिवर्तन होते हैं जो लड़कों और लड़कियों में भिन्न होते हैं। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है, स्तनाग्र की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है। इस समय लड़कियों में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, रजोधर्म, मासिक धर्म जिसको बोलते हैं, वो शुरू हो जाता है। लड़कों के चेहरों पर दाढ़ी मूंछ निकल आती है, ये भी एक पहचान होती है। जब बच्चा 16-17 साल की उम्र में आता है तो उसके जो हैं ये दाढ़ी मूंछ निकलनी, चेहरे पर बाल आने शुरू हो जाते हैं। उसकी आवाज़ भी थोड़ी भारी हो जाती है, फटने लगती है। साथ ही द्विस्वपनत्व, रात्रि में शिशन भी अक्सर विवर्धन के कारण उधर हो जाता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं। ये सभी परिवर्तन महीनों एवं वर्षों की अवधि में मंद गति से होते हैं। ये परिवर्तन ऐसे नहीं हैं जो अचानक हो जाएं, किंतु ये बहुत ही मंद गति से होने वाले परिवर्तन हैं, जो कि 17-18 की उम्र जब तक बच्चों की होती है, 17-18 साल तक की, तब तक ये हमें धीरे धीरे बच्चों में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ये परिवर्तन सभी व्यक्तियों में एक ही समय अथवा एक निश्चित आयु में नहीं होते। ये सभी के एक साथ नहीं होंगे बच्चों।
ये ऐसे होंगे कि कुछ में परिवर्तन हो जाता है, कुछ में 1-2 साल पहले हो जाते हैं, कुछ में 1-2 साल बाद में हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन होते सभी में हैं, किंतु कुछ समय आगे पीछे होते हैं। ज़रूरी नहीं सभी में एक साथ होना ज़रूरी है। कुछ व्यक्तियों में ये परिवर्तन कम आयु में तीव्र से होते हैं। ये सब हार्मोनल ग्रोथ होती है। किसी में अगर इससे संबंधित हार्मोन्स कुछ जल्दी स्रावित हो जाते हैं तो उनमें ये परिवर्तन कम आयु में भी दिखाई दे जाते हैं। और जिनमें ये हार्मोनल जो स्टेज है, हार्मोन्स स्रावित होने की जो गति है वो सामान्य है, उसमें ये अपनी एक निश्चित उम्र के बाद ही ये दिखाई देते हैं। ऐसा लड़कों में भी होता है और लड़कियों में भी होता है कि ये एक उम्र में एक साथ सभी को दिखाई नहीं देगा। ये धीरे धीरे दिखाई देने वाले परिवर्तन है। और बच्चों, किसी को 1 साल पहले दिखाई दे सकते हैं, किसी को 1 साल बाद में दिखाई देते हैं। और ये सभी जो हैं रचनाएँ लड़कों के अंदर, लड़कियों के अंदर अलग अलग हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि लड़कों के चेहरों पर मूंछ दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे यह वृद्धि एक जैसी हो जाती है। फिर भी इन सभी परिवर्तनों में विभिन्न व्यक्तियों के बीच विविधता परिलक्षित रहती है। जैसे कि हमारे नाक नक्श अलग अलग हैं, उसी प्रकार इन बालों की वृद्धि का पैटर्न, स्तन और शिश्न की आकृति और आकार भी भिन्न होता है। यह सभी परिवर्तन शरीर की लैंगिक परिपक्वता के पहलू हैं, जिससे इन सभी लक्षणों के आने से हमें ऐसा दिखाई देता है, मैच्योरिटी दिखाई देने लगती है बच्चे के अंदर, चाहे वो लड़का है या वो लड़की है। मैच्योरिटी और वयस्कता हमें जो है उसमें दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस आयु में शरीर में लैंगिक परिपक्वता क्यों परिलक्षित होती है, ये हमें क्यों दिखाई देती है इस आयु के अंदर? हम बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कार्य के संपादन हेतु विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता की बात हम पहले ही कर चुके हैं। बच्चों, आप जानते हैं मनुष्य जो है एक बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव का मतलब होता है कि अलग अलग अंगों को काम करने के लिए, हर कार्य को करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन सभी अंगों का पूर्ण डेवलपमेंट होना, पूरे तरीके से उन अंगों का विकसित होना, ये बेहद ज़रूरी होता है। लैंगिक जन्म में भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का उत्पादन इसी प्रकार का एक विशिष्ट कार्य है। उसमें सभी प्रकार के अंगों का विकसित होना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र हो, या उस बच्चे की लंबाई हो, भार हो, सभी कुछ जो है डेवलपमेंट होता है। जनन अंग तक डेवलपमेंट हो जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लैंगिक जनन की पूर्ति के लिए इन अंगों का पूर्ण शक्तिशाली होना बेहद ज़रूरी होता है। अतः हम देख चुके हैं कि पौधों में भी इस प्रकार के कार्य करने के लिए कोशिकाएं और ऊतक विकसित होते हैं, और उसके साथ साथ जीव जंतुओं में भी इस तरीके की कोशिकाएं, अंग और ऊतक स्थित होते हैं जो कि पूर्ण विकसित होते हैं। यद्यपि किसी व्यक्ति के शरीर में युवावस्था के कारण हेतु वृद्धि होती है, परंतु शरीर के संसाधन मुक्त इस वृद्धि की प्राप्ति की ओर लगे रहते हैं। इस प्रक्रम को चलते जनन ऊतक की परिपक्वता मुख्य प्राथमिकता नहीं होती। अतः जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनारंभ कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे शरीर के अंदर वृद्धि होती है, उस तरीके से हमारे ऊतक तंत्र, हमारा जनन तंत्र, हमारे सभी प्रकार के तंत्र थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं, जिसको हम मैच्योरिटी कहते हैं, कि यौवनारंभ जिसको हम कहते हैं। सभी प्रकार के परिवर्तन जिनके हम चर्चा की जनन प्रक्रम से किस प्रकार संबंध है, हमें याद रखना चाहिए कि लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ है कि दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन। संलयन का मतलब बच्चों मिलना होता है, दो भिन्न भिन्न जीवों की, अर्थात इसमें मेल और फीमेल होते हैं। मेल में नर आता है और फीमेल में स्त्री आती है। उन दोनों की जो कोशिकाओं का या जनन कोशिकाओं का आपस में संलयन होता है। यह जनन कोशिकाओं के बाह्य मोचन द्वारा हो सकता है, जैसे कि पुष्पीय पौधों में होता है, तथा दो जीवों के परस्पर संबंध द्वारा जनन कोशिकाओं के आंतरिक स्थानांतरण द्वारा भी हो सकता है, जैसा कि अनेक प्राणियों में होता है। यद्यपि जंतुओं को संगम के इस प्रक्रम में भाग लेना हो तो यह आवश्यक है कि दूसरे जीव उनके लैंगिक परिपक्वता की पहचान कर सकें। यौवनारंभ की अवधि में अनेक परिवर्तन, जैसे कि बालों का नवीन पैटर्न, इस बात का संकेत है कि लैंगिक परिपक्वता आ रही है।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम जीव के परिपक्व होने की पुष्टि कर सकते हैं। दूसरी ओर जो व्यक्तियों के बीच जनन कोशिकाओं के वास्तविक स्थानांतरण हेतु विशिष्ट अंग संरचना की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए शिशन के उदर होने की क्षमता स्तनधारियों जैसे कि मानव में शिशु माँ के शरीर में लंबी अवधि तक गर्भस्थ रहता है और तथा जन्म उपरांत स्तनपान करता है। इन सभी स्थितियों के लिए मादा के जननांग एवं स्तन का परिपक्व होना आवश्यक है। आइए हम जनन तंत्र के विषयों के बारे में भी जानें कि कौन कौन से जनन तंत्र होते हैं। नर जनन तंत्र आप यहाँ देख रहे हैं चित्र के अंदर बच्चों, ये नर है, नर जनन तंत्र है। इसमें सभी प्रकार के अंग जो हैं इसमें दिखाए गए हैं। उसके बाद ये मादा जनन तंत्र है, जो मादा का भाग होता है। ये आप सभी जानते हैं कि जब तक मेल और फीमेल का आपस में मिलन नहीं होता है तब तक जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया, निषेचन की क्रिया नहीं होती है और भ्रूण का निर्माण नहीं होता। ये सभी जो हैं अंग इसमें आपको दिखाए गए हैं। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ये चित्र सहित आपको इसमें दिखाया गया है और सभी संरचनाओं को स्पष्ट रूप से इसमें समझाया गया है। नेक्स्ट पेज पर इन सभी की क्रियाओं के पश्चात जब भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। जब बच्चा भ्रूण में होता है, गर्भ में होता है, तो वह माँ के गर्भ से ही, माँ के पेट से ही भोजन लेना शुरू कर देता है। और उसका अंग कौन सा होता है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा के द्वारा एक नाल होती है जो बच्चे के शरीर से माँ के पेट से जुड़ी रहती है और वहीं से वो अपना भोजन खींचता रहता है। यह एक तस्त्रीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्ध होते हैं। माँ के ऊतकों में रिक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं, अर्थात ये गर्भ के अंदर, गर्भ की दीवारों से ही ये ऊतक जुड़े रहते हैं। माँ से भ्रूण का ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक वृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिसका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग 9 महीने का समय लगता है। गर्भाशय के पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। तो बच्चों, ये 9 महीने के बाद बच्चा जन्म लेता है। 9 महीने तक बच्चे का लालन पालन गर्भ के अंदर होता है। माँ के गर्भ से ही वो अपना समूची प्रक्रियाएँ, कंप्लीट प्रक्रियाएँ, जीवन संबंधी सभी क्रियाएँ गर्भ के अंदर ही होती रहती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। ये नेक्स्ट वीडियो में आपके पास भेजा जाएगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती हैं, ये फिर आपके पास नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए वीडियो देखते रहें, बुक्स को पढ़ते रहें। थैंक यू।